अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो CS 201 का लेक्चर नंबर 23 देखेंगे। और लेक्चर नंबर 23 में आपका जो है वो तकरीबन जो फाइनल टर्म का सिलेबस होगा वो आपका फाइनल पेपर के अंदर 23 से लेकर 45 तक आपके चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका जो लेक्चर नंबर 23 है उसकी समरी में हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात करेंगे, इंक्लूड डायरेक्टिव की बात करेंगे, डिफाइन डायरेक्टिव की बात करेंगे, अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होंगी, मैक्रोज होंगे और एट द एंड एग्जांपल और टिप्स होती हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है, आपको पहले भी मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी। ये आपके तकरीबन जो है उसके अंदर मिड टर्म के अंदर भी शामिल था। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब होता है प्रोसेस करने से पहले आप कोई फाइल्स ऐड करते हैं और हम इसको हैशटैग इंक्लूड की मदद से अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो लिखते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखें जो हैशटैग इंक्लूड iostream.h है ये आपके लिए हेडर फाइल का काम करती है और ये आपके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। हेडर फाइल हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम या ऑन द हेड ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे ऊपर वाली जगह है प्रोग्राम के, तो हम इसलिए इसको हेडर फाइल का नाम जो है वो देते हैं। इसके अलावा इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करती है, इंक्लूड डायरेक्टिव यही काम करती है कि आपकी हेडर फाइल को, आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर देती है, शामिल कर देती है, जिसकी वजह से हम इसको इंक्लूड डायरेक्टिव का नाम भी देते हैं। यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ आपको लाइंस बताई हुई हैं, जिस तरह देखें आपके सामने जो है कंपाइलर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं। जिस तरह उस लाइब्रेरी के अंदर अगर आपने कोई मैथ का काम करना है तो आपके लिए मैथ जो type.h है यानी math.h की एक हेडर फाइल बनी होती है। इसके अलावा आपने बहुत सारी जो है वो हेडर फाइल के नाम सुने होंगे जिसके अंदर stdlib.h होगा, conio.h होगा। इसके अलावा इस आप जो मोस्ट आपकी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है वो आपके लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी stdio.h इनपुट आउटपुट का काम करती है। तो ये तमाम तर आपकी हेडर फाइल्स आपके प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका हेडर फाइल का जो एक मेन फंक्शन है उसको याद रख लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये हैशटैग इंक्लूड माई हेडर फाइल। अब ये माई हेडर फाइल का मतलब ये है कि आप खुद से अपनी हेडर फाइल भी बना सकते हैं। हम खुद से अपनी हेडर फाइल कैसे बनाते हैं ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। बहरहाल आपने ये बात याद रखनी है कि हम खुद से क्या हेडर फाइल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। हम खुद से अपनी हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आपसे एक एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो बस आपने इसको इतने से पॉइंट से या इतना जो मार्जिन आपको बताया उससे आपने बस इसको याद करना है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विल सर्च फॉर द फाइल। आप इसको फाइल को कैसे बनाएंगे, जो आपकी करंट वर्किंग होती है आपके प्रोग्राम के अंदर या आपकी डायरेक्टरी के अंदर। तो कोटेशन नंबर यानी कि आपको ये जो मैंने अभी बताया है ना कि हैशटैग इंक्लूड और ये जो कोटेशन मार्क है जिसको हम डबल कोमा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको ये यहाँ पर सर्कल भी कर दिया, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा। तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये आपकी हेडर फाइल में कोटेशंस कहलाती हैं, ये जो डबल कोमाज होते हैं, ठीक है। तो इसी की सारी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि हम इस तरह से अपनी हेडर फाइल को बनाते हैं। ये आपने मेन सिंटैक्स को याद रखना है, ये आपके पेपर में आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी और एज अ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको यही सारी बातें बता रहा है जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके आगे डिफाइन डायरेक्टिव, आप डायरेक्टिव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर अभी हमने थोड़ी सी बात की है मैक्रोज की, या हमने अभी भी बात की है कि हम इसको खुद से बना सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो फाइल जो हेडर फाइल आप खुद से बनाते हैं, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की फाइल आप खुद से बनाते हैं वो मैक्रो फाइल कहलाती है। उसका नेम मैक्रोज होता है, MACRO। मैक्रो इज अ स्पेशल नेम, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्रो जो है वो एक स्पेशल नेम होता है जो क्या करता है, विच इज सब्स्टिट्यूटेड इन द कोड बाय इट्स डेफिनेशन, जो कि आपका जो बनाया हुआ कोड होता है आपके प्रोग्राम में सब्स्टिट्यूट कर देता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो आपके प्रोग्राम में उसको ऐड कर देता है। जिस तरह से हमने यहाँ पर एक खुद से फाइल बनाई हुई है हैशटैग डिफाइन। अब हम डिफाइन यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काम ये करेगी कि हमारे फाइल को जो हमने नंबर बताया हुआ है उसको डिफाइन कर देती है। अब हमने उसका नाम लिखना है, वो आ जाएगा पाए। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। चूंकि अब ये 3.14 पाए की वैल्यू है इसलिए इन्होंने यहाँ पर नाम दे दिया पाए का आपको समझाने के लिए। अब पाए के बाद उसकी जो है वैल्यू वो यहाँ पर आ जाएगी 3.141
5926। अब इसका एक फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में 10 दफ़ा जो है वो ये पाई की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, तो आप 10 दफ़ा इसको डिक्लेयर करेंगे तो वो आपका कोड ज़्यादा कम्प्लेक्स बन जाएगा, एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम इसको हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे ताकि हमें बार बार जो अपना कोड है उसको इतना लंबा भी ना करना पड़े और हमें बार बार जो पाई की वैल्यू है उसको हमें लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं करनी पड़ती। इससे हमारा कोड भी जो है वो छोटा हो जाता है और इसी के साथ साथ जो नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। यहाँ पर एक बेसिक इन्होंने आपको प्रोग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर ये आपको बता रहे हैं कि आपने खुद से बनाई हुई फाइल को कैसे ऐड करना है। ये वो फाइल है जो कि आपको पहले से बना के दी गई है #include iostream.h, और ये वो वाली फाइल है जो आपने अभी खुद बनाई है, ये जो आपने अभी खुद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को एक्सप्लेन किया है जिसको हम मैक्रोस का नाम भी देते हैं। #define पाए और उसकी वैल्यू आगे आ गई। अब जहां पर भी आप ये देखें पाए का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आपके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो पाए का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू को यहां से गेट कर लो, इस पाए की वैल्यू को यहां से जो है वो गेट कर लेगा और आपके सामने आपकी वैल्यू जो है आ जाएगी। आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसका बेसिक एक आप कह सकते हैं एडवांटेज होता है, इसका बेसिक एक फायदा होता है जो कि आगे जब आप बड़े बड़े कम्प्लेक्स किस्म के सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो काम आ रहा होता है। एक वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको प्रोग्राम से रिलेटेड बता दी है, तो ये आपने एक्सप्लेनेशन एक दफ़ा खुद से पढ़ लेनी है। मैंने आपको जुबानी जो है बता दिया है, मैंने पढ़ के नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर यही बता रहे हैं, तो होपफुली आप इसको एक दफ़ा खुद से देख लेंगे। फिर कुछ अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, इनके नाम याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। क्या आप कोई 2 नाम लिख दें, कोई 3 नाम लिख दें, कोई 5 नाम लिख दें, तो आपने बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। बेसिकली 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। #include फाइल नेम है, इसके अलावा #include आप इसको ना इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी आप डबल क्वोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं इस तरह से फाइल नेम, और आप इसको जो है वो डबल कोमास के अंदर भी, जिसको हम क्वोटेशंस कहते हैं, इसके अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको भी याद रखिएगा। उसके आगे आपको कुछ #define की बात करा, जो भी आपने देखा हमने पाई के साथ इसको डिफाइन किया। अनडेफ की बात कर रहा है, इफ एंड डेफ, और ये तमाम तो फाइल्स के नेम बस आपने याद रखने हैं। ये फाइल के नेम आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ आपको बातें क्या बता रहा है। उसके अंदर बता रहा है कि जो हर बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो हर आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो फाइल होती है वो स्टार्ट होती है #साइन से, जिसको हम शार्प साइन का नाम भी देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, शार्प साइन हम किसे कहते हैं? शार्प साइन हम कहते हैं # के साइन को, यानी कि इस साइन का नाम मैथमेटिकली तो जो है वो हैशटैग है, लेकिन इसका नाम कंप्यूटर की जुबान में शार्प का हम इसको नाम देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है, इसको याद रखिएगा, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट आपको वही सारी बातें बता रहा है जो मैंने आपको बताई हैं कि अगर आपने कोई भी फाइल को जो है वो करना है तो आप # का साइन या शार्प का साइन लाजमी लगाएंगे। एक और फाइल यहाँ पे इसने खुद से बनाई हुई है डीबग की। आपको पता है डीबगिंग का प्रोसेस क्या होता है, आपने CS 101 के अंदर पढ़ा होगा। डीबगिंग बेसिकली हम कहते हैं उस प्रोसेस को जो आपके लिए एरर को फाइंड करता है प्रोग्राम के अंदर, तो हम इसको डीबगिंग का नाम जो है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर देखें कह रहा है कि आप एक ऐसी फाइल बना लें जो कि आपको आपके प्रोग्राम में डीबगिंग करके दे दे, डीबग कर ले। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसने आपको एक फाइल दी हुई है #define debug। तो इसका काम ये होगा कि ये आपको डीबगिंग करके देगा, आपके प्रोग्राम में जो भी एरर होगा वो आपको ये निकाल के दे देगा। एक इसका प्रोग्राम है, मैं आपको एक सरसरी तौर पे इसका प्रोग्राम दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको ऊपर प्रोग्राम डिटेल से करवाया है उसी से रिलेटेड आपकी फाइल है। ये प्रोग्राम अभी वो प्रोग्रामिंग नहीं है जिसका आपसे आउटपुट पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, जो आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है। ये बेसिकली वो प्रोग्राम्स हैं जो आपको यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपने इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सिर्फ इसने #debug को ही लगाया हुआ है बस, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी आपको समझाने वाली बात नहीं है। इस प्रोग्राम को आप एक दफ़ा काइंडली खुद से ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर आपको वो पुरानी बातें हैं जो मैंने आपको मिड टर्म के अंदर समझाई हुई हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली आपके जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। उसके आगे कुछ दोबारा पाई की बात कर रहा है, इसको बस एक दफ़ा आपने खुद से रीड आउट करना है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको दोबारा बता दिया, मैंने आपको बता दी हैं, जो हमने अभी पढ़ा है पीछे वही सारी बातें आपको इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी यहाँ पर बताई जा रही है। एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, मैक्रोस। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि मैंने आपके सामने मैक्रोस का जिक्र किया है।
मैक्रो हम कहते हैं उस हेडर फाइल को या उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल को जो आपने खुद से बनाई है। जिस तरह से यहाँ पे देखें आपने हैशटैग डिफाइन पाई 3.1415926 आपने इसको क्रिएट किया है, इसको बनाया है ना, तो ये आपने खुद जो बनाई है ये आपके लिए मैक्रो है, क्योंकि हमने मैक्रोस को खुद बनाया है, हमने इसको खुद क्रिएट किया है। इस तरह आप ये और भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हैशटैग डिफाइन स्केयर एक्स, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स का स्केयर लिया जाए, यानी एक्स डॉट एक्स, इसका मतलब है कि एक्स का स्केयर। तो इसका मतलब है कि अब जब भी आप ये वाली हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप यहाँ पर एक्स का स्केयर लेना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक वो हम इसको जो है खुद से जो चीज़ बनाते हैं अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल के लिए, वो मैक्रोस कहलाती हैं। इस तरह आप एक्सक्यूब भी कर सकते हैं और आप बेशुमार जो फाइल्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा है और यहाँ पर भी आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आपने एक्स का स्केयर लेना है। ये भी आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को ही एक्सप्लेन कर रहा है। इसके अंदर भी आपका वो प्रोग्राम नहीं आया जो आपको आपके पेपर में दिया जा सकता है। हाँ, एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एरर फाइंड करें, तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लाजमी आना चाहिए। ओवरहेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लूप एग्जीक्यूटेड, ये सारा जो थ्योरी है ये सारी आपकी जो वो प्रोग्राम ऊपर है उसी को यहाँ पर जो है वो बयान कर रही है। उसके आगे कुछ आपको मैक्रोज की खूबियां और खामियां बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो मैक्रो की खूबी ये है कि वी कैन कम्प्लेक्स पैरामीटराइज्ड मैक्रोज। कह रहा है कि जब आपका मैक्रो का एडवांटेज होता है कि आपको बार बार कोड लिखने की जो ज़रूरत है वो नहीं होती है और आप एक ही दफ़ा एक फाइल में अपना कोड डिफाइन कर लेते हैं। और दूसरी बात जो एडवांटेज है मैक्रो का वो है नो ओवरहेड। और ओवरहेड का मतलब ये होता है कि आप एक दफ़ा ही फंक्शन को या एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फंक्शन है, ये आपका एक प्रोग्राम वो वहाँ पर जहाँ पे आप कोड लिखते हैं वो फाइल है, यहाँ पर मैं एक ही दफ़ा लिखता जा रहा हूँ 2+2, ठीक है। फिर दोबारा मैं लिखना है तो 2+2, फिर दोबारा मैं लिख रहा हूँ 2+2 तो ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये ओवरहेड कहलाता है, यानी एक ही फंक्शन को बार बार एक्सप्लेन करना। तो हम ये भी इससे भी बच जाते हैं और हमारा प्रोग्राम जो है उसको इतनी मेमोरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और वो फास्ट वे में रन करता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, 3 एडवांटेजेस यहाँ पर इन्होंने आपको बताए हुए हैं। ये तीनों आपने याद कर लेने, ये आपके प्रोग्राम में आपके पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके आगे यहाँ पर वो कह रहा है कि क्या आप जो है वो 2 हेडर फाइल को जो कि आपने खुद से बनाई है मैक्रोस को आप एक प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी, हम कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर इसने आपको प्रैक्टिकली काम करके भी दिखाया हुआ है। अभी हमने दोनों बनाई हैं, हैशटैग डिफाइन पाई और इसकी वैल्यू आ गई, और हैशटैग डिफाइन सर्कल एक्स पाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये देखें, ये भी एक हेडर फाइल हमने खुद बनाई है और ये भी हमने हेडर फाइल खुद बनाई है। तो हम इन दोनों को एक ही जगह पर एक ही प्रोग्राम के अंदर बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके आगे मेन फंक्शन के अंदर हम चले जाएंगे। फ्लोट आपका रेडियस आ जाएगा। रेडियस यहाँ पर हम इसलिए शो कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने डेटा टाइप है उसको फ्लोट इसीलिए लगाया हुआ है ताकि हमारा जो रेडियस होता है वो चूंकि पॉइंट की फॉर्म में होता है ताकि हमें कोई भी एरर का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल रेडियस हमारा था 3.6, तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डेटा टाइप इस्तेमाल होगी वो फ्लोट होगी। आप सी आउट करवाते हैं नंबर, एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल है रेडियस का उसको एंटर करवा दिया जाए। सी इन यानी कि यूजर से आपने वैल्यू को गेट करना है रेडियस। अब जो रेडियस की वैल्यू यूजर एंटर करेगा और आप उसको सी आउट करवा देंगे। तो ये आपका एक बेसिक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने ये सीखा है कि हम 2 डेटा टाइप्स को एक ही साथ जो है वो बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सारी वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। टिप्स देखिए, टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखें एज अ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द शार्प साइन। शार्प साइन कौन सा होता है? शार्प साइन अब मैं बात कर रहा हूँ ये वाले की, यानी हैशटैग साइन की, ठीक है। अब जहाँ पर भी आप इन फ्यूचर में नेक्स्ट मिशन में ये साइन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक ही नाम मिलेगा, वहाँ इसका शार्प साइन। उसके आगे अ सिंबल कैन नॉट बी रीडिफाइन। जो सिंबल होता है वो तब तक रीडिफाइन नहीं हो सकता जब तक हम उसको अनडिफाइन नहीं कर लेते हैं। यानी कि एक ही सिंबल को आप बार बार डिफाइन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको अनडिफाइन ना कर लें। फिर कुछ कंडीशनल कंपाइलेशन होता है डायरेक्टिव का जो कि डीबगिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखें, डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको आपके प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड करके दे देता है। डू नॉट डिक्लेयर वेरिएबल नेम, वेरिएबल को डिक्लेयर ना करें अंडरस्कोर के साथ। अंडरस्कोर किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे एस
ये लाइन आ गई ए, ठीक है, कोई भी आपने 2 लिखने थे तो यहाँ पे जो लाइन आई है बेसिकली दिस इज अंडरस्कोर, आप अगर ये लिखेंगे तो आपको भी एरर का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये अलाउड नहीं होता। ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का हमेशा इस्तेमाल करें। इन ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस का नाम जो है वो देते हैं आर्गुमेंट्स को लेने के लिए। तो ये आपका स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 23 था। इंशाल्लाह तकरीबन मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं आपके 45 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर दूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर चीज़ का बर वक्त जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस CS 201 की अवेलेबल हैं। जो बंदा भी अवेल करना चाहता है मुझसे कॉन्टैक्ट में बात करें, इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा कि आपने रेगुलर क्लासेस को कैसे अवेल करना है। सिर्फ 500 रुपया फ़ीस है। जो बंदा भी इंटरेस्टेड है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपकी वीडियो थी। होपफुली आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।